In how many ways 5 letters can be placed? In how many ways 5 letters can be placed in 5 envelopes? Yeah, I have some question. 5 letters can be placed in 5 envelopes of self-addressed. Self-addressed. If if no letter goes into the right envelope. If no letter goes into the right envelopes. 5 पत्रों को 5 लिफाफों में रखने के तरीके, जबकि कोई भी पत्र सही लिफाफे में न जाए। जबकि कोई भी पत्र सही लिफाफे में न। तो आपको क्वेश्चन पहचाना है बच्चों। अब देखो मैंने लेटर और वो बोला, ये तो जस्ट फॉर्मूला ही हो गया। यही सेम क्वेश्चन बॉल्स बॉक्स हो सकता था। यही सेम क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था कि मान लीजिए 5 क्लासरूम से 5 बच्चे ABCD सेक्शन, मतलब समझ गए कि करस्पॉन्डिंगली कोई भी चीज हो सकती है, राइट। तो देखो कोई भी सही में नहीं जाए बोले तो डीअरेंजमेंट, जैसे अप्लाई द फॉर्मूला फैक्टोरियल 5 बोलो 1 फैक्टोरियल 1 कब तक जाना है 5 तक, 2 3 4 5 बस सोल्व कर लो। ये तो 1 से 1 कट ही गया। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 होता है। 1/2 1/6 1/24 1/120 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 60 20 24 पंजे 60 में से 20 गया तो 40 40 और 4 44। तो बच्चों 44 तरीके हैं 44 वेज। देयर आर 44 वेज टू परफॉर्म दिस एक्शन। इसका एक क्वेश्चन एडवांस के अंदर आया हुआ है, मैं बताता हूँ कौन सा। बातें मत किया कर, नहीं बताना है, नहीं बताना है, कुछ मत बता। वो अपने आप पूछ लेगा, क्लास के बाहर पूछो बाद में। कौन से गांव का है तो कौन? फड़ोदी, प्रॉपर फड़ोदी आसपास। कौन सा? गणेशा, गणेश्वर, रानी सर। हाँ। मान लो यही क्वेश्चन होता, सुनो रे उत्तम से, जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। 5 लेटर हैं, 5 एनवलप रखना है। ऐसे तरीके बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर नंबर 2, दूसरे नंबर का जो लेटर है वो हमेशा तीसरे एनवलप में जाए। भाई पहली बात तो ये कौन से तरीके हैं, ये वो तरीके हैं जिसमें कोई भी सही में नहीं जा रहा, यही है ना। मतलब दूसरा दूसरे में नहीं जा रहा, तो दूसरा किस में जा रहा है, या तो पहले में जा रहा है या तीसरे में या चौथे में या 5 में। ये वो कैसे है 44। Now question is that the number of ways in which letter number 2 always goes into the letter envelope number 3। पहले तो हमने लेटर 2 को वो कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं करनी। तो देखो सिंपल सा एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें 6 थे, उसमें 6 थे तो कोई इश्यू नहीं था, फॉर्मूला तो लगाना ही था। तो आप देखो क्या है भाई, ये जो लेटर और एनवलप्स हैं निर्जीव चीजें हैं, ये कोई डिसाइड थोड़ी करेंगे कि यार मैं इधर नहीं जाऊं उधर चला जाऊं। भाई ये तो एक तरह से सिमेट्रिकल चीजें हैं, मतलब जब आपको जा रही है तो रेंडमली फिक्स जाएंगी। तो बताइए हमने क्या कहा दूसरा तीसरे में जाना चाहिए, बोलो दूसरा किस किस में जा रहा है इनमें? पहला तीसरा चौथा पांचवा। दूसरा वाला हमेशा तीसरे में जाइए। क्वेश्चन तुझे समझ आया था प्रतिबंध क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिख ले, लिखना चाहे तो सर 3 माइनस कर देंगे बस। तुम सोचो एक बार, तुम पांचों सोचो कि ये क्वेश्चन रहा, इससे भी बना दिया ना मैंने, एक ही बात है तो सेम तो क्वेश्चन था। लिख ले भाई, क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन लिख ले। नंबर ऑफ वेज इफ
इसी के नीचे लिख ले, इन द सेम क्वेश्चन ये लिख ले, इन द सेम क्वेश्चन Number of ways in number of ways in which L2 always goes into the E3. हाँ तुम लिखो, in how many ways, भावेश को भी नोट कर लेना बेटा। PNC का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस, बेस्ड ऑन द डी अरेंजमेंट, राइट। उसके बाद 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। कल जो पढ़ाया था ना डी अरेंजमेंट, उसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। इन हाउ मेनी वेज 5 letters can be placed in 5 envelopes? आप लोग सोचो, ठीक है। In how many ways 5 letters can be placed in 5 envelopes? ब्रैकेट में लिख लेना सेल्फ एड्रेस्ड। सेल्फ एड्रेस को ना समझ गए, उन सब पे एड्रेस लिखे हुए हैं, तभी तो पहचान होगी ना, वरना वो करस्पॉन्डिंगली कैसे बनेगा। 5 envelopes ब्रैकेट में लिख लेना सेल्फ एड्रेस। इफ कॉमा लगा के, इफ no letter goes into the right envelopes. होगा सर। आंसर बोल। 41 गलत, सोचो। 42 If no letter goes into the right envelopes, ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन ना। ये तो जस्ट डी अरेंजमेंट हो गया। फॉर्मूला जो कल बताया था, फैक्टोरियल n बोले तो फैक्टोरियल 5, 1 से स्टार्ट करते कब तक जाते हैं, फैक्टोरियल n तक, जो भी हमारे पास है। 1 और 1 तो कट गया, उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन 120, तो टोटल वेज आ गया 44। हाँ भाई मनीष आंसर बताओ। पहले क्या निकला वो निकला। जस्ट एक हल्का सा सोचो, ये देखो मेन चीज यही है, एडवांस के क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत इजी है कि ये क्या है, हमें क्या चाहिए। तूने नहीं लिखा क्या पीयूष, ठीक है ना, लिख ले क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 5 letters कैन बी प्लेस्ड इन 5 envelopes? सर एक मिनट। हाँ तूने नोट कर लिया प्रद्युमन ना। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, हाँ इन द सेम क्वेश्चन, इसी सवाल में उन तरीकों की संख्या की L2 हमेशा E3 में जाए। इन द सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर नंबर 2 always goes into the envelope number 3. हाँ भाई, in how many ways 5 letters can be placed in 5 envelopes so that no letter goes into the right envelope? लेटर नंबर 2 मतलब हमारे 5 लेटर हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है L1, L2, L3, L4, L5, E1, E2, E3, E4, E5, so that no letter goes into the right envelopes. तो अभी ये जो हमने 44 निकाला बच्चों, ये 44 तो क्या है देखो, कि कोई भी सही में ना जाए। मतलब ये जो भाई साहब है ये इसमें नहीं जाने चाहिए। इसका मतलब इन 44 केसेस में ये इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, बस इसमें नहीं जा रहा। सही है, और मुझे चाहिए ये वाला आंसर। सही है, तो बच्चों ये जो 44 है ये तुम्हारे पास 1 2 3 4 केसेस का आंसर है। 44 में जो है ये 4 कंडीशंस का आंसर है, और आपको एक कंडीशन का आंसर चाहिए। 11 भाई सिमेट्रिकल चीजें हैं कि 44 तरीके हैं कि L2, देखो 44 तरीके हैं कि L2 E1 में जा रहा है, E3 में जा रहा है, E4 में जा रहा है, E5 में जा रहा है। सर पर इसमें है ना L1 L3 L4 L5 उनकी बात ही नहीं हो रही है, उन सबके लिए भी इतने केसेस हैं। मैं बात किस चीज की कर रहा हूं कि L2 सिर्फ E3 में जाए, कितने तरीके। सर पर ये- समझ में नहीं आई बात। हमारे पास L2 के इन बाकी 4 में जाने के कितने तरीके हैं, 44 तरीके। भैया ये जो लेटर एनवलप है बिल्कुल वो है, ये आपस में दिमाग नहीं लगाती है कि मैं इधर जाऊं उधर चला जाऊं, नहीं, जैसे एक तरह से रैंडमली हम आंखें बंद करके डाल रहे हैं। तो टोटल केसेस 44, जिनमें 4 केस हैं, हमें एक केस का आंसर चाहिए। जस्ट डिवाइड बाय द 4, 11 11 यानी 11 बार इसमें जाएगा, यही हुआ ना इसका मतलब। 11 बार इसमें, 11 बार इसमें, 11 बार इसमें। सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, 11 11। इतना सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं। एडवांस में आया क्वेश्चन है, उसमें 6 थे और सेम क्वेश्चन था।
क्या तो डिअरेंजमेंट नहीं है क्या? क्लियर है बात? ठीक है, 2 डायमेंशन स्टार्ट करें। चलिए 2 डायमेंशन स्टार्ट कर दूं। टॉपिक डालिए बच्चों, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। पूरा एक पोर्शन है ना, ढंग से पढ़िएगा। क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, 3 से 4 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। पूरी चैप्टर प्लीज 5 चैप्टर हैं तो और क्या 1000 बनाएगा क्या? टोटल क्वेश्चन ही 25 आते हैं, 18 क्वेश्चन में एडवांस में आते हैं। पेपर क्या नाम है, टॉपिक है तुम्हारे पास 40, कितने 10-15 बनाएगा एक में से। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट, 2 डायमेंशन के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, इसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। आफ्टर डेट हम पढ़ेंगे सर्कल, फिर हम पढ़ेंगे पैराबोला, फिर हम पढ़ेंगे इलिप्स, लास्ट वन इज द हाइपरबोला। ये 6 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पैरा बोला ये आधा सर्कल नहीं, सी जैसा, आधे थोड़ा सा उसमें शेप चेंज होती है, आधा सर्कल नहीं होता, थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है ना। ये 10th का टॉपिक है बच्चों, बाकी सारे के सारे 11th के हैं, और 11th में तो वो कहते हैं शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, उतना सा है, ठीक है। तो ये है, ये 6 टॉपिक हमें कवर करना है। पॉइंट बेसिक हो गया एक तरह से, यूं समझ लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, और आगे पूरा कॉनिक सेक्शन है, फिर पैराबोला से स्टार्ट हो जाता है। बात करें तो टॉपिक डालिए आप लोग, सबसे पहले पॉइंट। सबसे पहला टॉपिक डालिए आप लोग, देखो बच्चों पॉइंट क्या है, बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, लोकस, सुना है? लोटस नहीं, लोकस। क्या होता है सुना है ना? क्या होता है? पाथ होता है भाई। लोकस का मतलब इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द एनी पॉइंट। मतलब सीधा सा कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए एक रेत पे बिछी हुई है, उस पर अगर अपन चलेंगे तो अपने पैरों के निशान दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया स्ट्रेट चलो, सीधा सीधा, ठीक है ना, तो आपके पैरों के निशान ने जो शेप बनाई, वो कैसी शेप बनी? लाइन बनी कि नहीं बनी? अब मैं आपसे कह दूं, मैंने एक खंबा गाड़ दिया वहां पर, और मैंने आपसे कह दिया कि यार तुम चलो तो सही, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस खंबे से आपकी डिस्टेंस हमेशा 5 होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। तो आपने 5 मार के वहां खड़े हो गए पहले, तो अब आपने चलना शुरू किया, तो आपने कैसे ट्रेवल किया? सर्कल। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये आप है, ये जो पॉइंट है ये कौन है? आप कंडीशंस के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा सीधा चलो, कंडीशन, मैंने कहा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो 5 की, कंडीशन। तो जैसे जैसे मैं कंडीशन बदल रहा हूं, वो आपका पाथ बदल रहा है। दैट पाथ इज द लोकस, दिस इज ऑल दिस, यानी ये सब बेसिकली इस पॉइंट के पाथ हैं। तो यानी बेसिकली पहले हम इंसान की नेचर पढ़ेंगे, यानी पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर है क्या पॉइंट, दिखता कैसा है, ये करेगा क्या, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इसका लोकस पढ़ेंगे, वो ये सब हैं। समझ में आ गई बात? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला क्या है भैया? दीज ऑल आर द लोकस। किसके? इस पॉइंट। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब पॉइंट क्या है? अब पॉइंट क्या, ठीक है ना, पॉइंट क्या है? तो ये बेसिक पॉइंट एक बिंदु है ना? वाह, हिंदी आती है तुझे नहीं? और बिंदु क्या है? वो पॉइंट है, नहीं बिंदु एक पॉइंट है, और दोनों क्या है? दोनों एक पॉइंट और बिंदु। बात करते हैं कि क्या है। ये कुछ ऐसा हो गया बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त आपको फोन करे कि यार कहाँ खड़ा है, ठीक है ना, फोन किया उसने, आप यहाँ नीचे खड़े हुए थे सड़क पे, राइट, तो क्या वो आपको ढूंढ लेगा? आपने कहा मैं सड़क पे खड़ा हूँ, आपने झूठ नहीं बोला, आप सड़क पे खड़े हुए थे, क्या वो आपको ढूंढ लेगा? है? नहीं ढूंढ पाएगा भाई। आपने सिर्फ ये बोला है कि मैं सड़क पे खड़ा हूँ,
ठीक है ना, और आपने झूठ बोला क्या, नहीं बोला ना, तो नहीं ढूंढ पाएगा, ढूंढ लेगा क्या। हाँ, अगर आप उसे ये कहें कि मैं भैया खास बाग के सामने वाले सड़क पे खड़ा हूँ या एनआरटीआर एकेडमी के इसके सामने वाले उस पे खड़ा हूँ, अब वो आपको ढूंढ लेगा। मतलब आपको अपनी लोकेशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा जो हिल नहीं सकता, लोकेशन भेज देता हूँ। जो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना, जो हिल नहीं सकते। मान लीजिए आपने कहा कि मैं सड़क पे खड़ा हूँ बस के नजदीक, ढूंढ लेगा क्या, पता चला जब तक वो पहुंचा तब तक बस गायब, तो भी नहीं ढूंढ पाएगा। यानी कि जो रेफरेंस आप देंगे वो मूवमेंट वाला नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, राइट। तो वही वाली बात है कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए हम इस सिस्टम को पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ें, कैसे करें, अब लोग पॉइंट कहाँ है, इस स्पेस में, इस अंतरिक्ष में कहीं भी हो सकता है, तो फिर रेफरेंस बनाना पड़ेगा। जैसे सड़क बनाई थी, सड़क किसके सामने वो बनाई थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, इसमें बच्चों दो डंडे लिए, दो वर्टिकल लाइंस ली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक लाइन को एक खंबा सीधा गाड़ दिया, एक खंबा आड़ा गाड़ दिया, ठीक है ना। तो ये अंतरिक्ष का पता है या और क्या। तो हमने इस अंतरिक्ष में क्या किया, एक लाइन वर्टिकली और एक लाइन हॉरिजॉन्टल इस तरह से कर दिया, और ये मान लिया कि ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द रेफरेंस पॉइंट, कि हम भाई अब आज के बाद जब भी किसी पॉइंट की बात करेंगे हम इसका रेफरेंस दिया करेंगे कि भैया यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, फिर अब वो कहीं भी हम पहुंच जाएंगे। सही बात भी है, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि भैया 2,5, तुम तुरंत समझ जाते हो कि अच्छा सर 2,5 है क्या, 2 इधर से है और 5 इधर से है। नहीं सर, उल्टा बना दिया। तो रहने दे, उल्टा लगा दिया, ठीक है वो ना, एक सक्सेस से होगा। चुप रहे। तो इस तरह से हमने रेफरेंस बना दिया। मतलब बोला है। समझ में आ गई बात कि बेसिकली ये जो एक्सेस होते हैं दीज आर द रेफरेंस पॉइंट, क्यों, ताकि हम इनकी मदद से उस लोकेशन पर पहुंच पाए, राइट। तो अब स्टार्ट करें, चल। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पॉइंट डाल ही दिया, ठीक है ना, लिखो इसमें 1-2 लाइनें, ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए पॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखो आप, इन 2D सिस्टम, इन 2D system, to find the location of any point, 2D सिस्टम में किसी बिंदु की स्थिति पता करने के लिए, इन 2D सिस्टम टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, फर्स्ट वी नीड सम रेफरेंस पॉइंट। किसी बिंदु की स्थिति पता करने के लिए हमें कुछ सापेक्ष बिंदुओं की आवश्यकता है या सापेक्ष बिंदु की आवश्यकता है। We need some reference point. So in this space, we take two mutually perpendicular lines. So in this space, we take two mutually perpendicular lines, comma, known as coordinate axis. क्या लिखा तूने, लिख रहा है अपने आप या बताऊं? हाँ, तूने क्या लिख लिया? अतः हम अंतरिक्ष में दो परस्पर लंबवत रेखाएं लेते हैं जिन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। We take two mutually perpendicular lines, comma, known as coordinate axis. Known as coordinate axis. And point of intersection of these axes is known as origin. And point of intersection of these axes is known as origin. और इनके प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। And point of intersection of these axes is known as origin. Origin, ORIGIN. ठीक है, नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, इन दिस सिस्टम पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज x, y.
इसमें किसी बिंदु को x, y से लिखते हैं। इन दिस सिस्टम point is represented as x, y. हॉरिजॉन्टल वाले को बच्चों x नाम दिया गया, वर्टिकल वाले को y नाम दिया गया। इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन, इधर नेगेटिव x माइनस। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने O नाम दिया, ठीक है ना। O का हमने पॉइंट दिखा दिया 0,0 कि भाई ये यहां से शुरू होती है सारी एक्सिस इस वजह से, राइट। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है P x, y, तो उसके अंदर ये जो डिस्टेंसेस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस दैट इज द x एंड डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस दैट इज, उल्टा होता है, ध्यान रखना बच्चों, है ना। x फ्रॉम द y एंड y फ्रॉम द x। डायग्राम बना लीजिए पूरा कि x से कहां से होती है, y से, और y कहां से होती है, x। अब आप देखिए, अगर आपने इस बोर्ड पर ये दो लाइनें खींची तो इस दो लाइनों ने इस बोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, जिनको नाम है क्वाड्रेंट, जो हम अच्छे से जानते हैं। इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। ये सारी चीजें बच्चों 10th की हैं, ठीक है ना, जो आपको 10th में पढ़ाई जाती है, नॉट इन द 11th। तुम्हें नहीं पढ़ाई, ये तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं। हाँ, लिख लेना, ये बनाओ, सारा डायग्राम बनाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट दिखाओ, क्वाड्रेंट दिखा। डायग्राम बना लिया हो तो लिख लेना, ठीक है। वेयर, इसके नीचे x is equal to distance of point from y axis। जो x कोऑर्डिनेट होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ किसी भी पॉइंट का फ्रॉम द y एक्सिस। और इस x का दूसरा नाम और होता है ना बच्चों, एब्सिसा। स्पेलिंग से आप देख लेना, कोई इशू नहीं। सही है एकदम। हिंदी में बुझ बोलते हैं ना, पता है देखो। हाँ, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, और इसका नाम होता है बच्चों ऑर्डिनेट, OT। जो x होता है उसका नाम होता है एब्सिसा, जबकि y का नाम होता है ऑर्डिनेट, भुज और कोटि। x जो होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस होता है, जबकि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होता है। ये अपना, अब जो देखो ये क्वाड्रेंट है, इसी का नाम है XY प्लेन, यानी ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ दो एक्सिस है ना, तो यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है, इसका नाम हो गया XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन। नोट कर लिया। अब सोचिए, मान लीजिए कोई भी पॉइंट यहाँ है ऑन द x एक्सिस, तो बताओ अगर यहाँ है तो ये डिस्टेंस तो आई, यानी x तो आई, लेकिन ये डिस्टेंस आई क्या, नहीं आई, बोले तो y कितना हो गया, 0। यानी अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो वो कैसा दिखेगा बच्चों, अपन को h,0 लिख लो या x,0 लिख लो। जबकि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है तो वो कैसा दिखाई देगा हमें, 0,y। नहीं बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि बताओ इस पर कोई भी पॉइंट है, कोई भी, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सो वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। नीचे लिखेंगे, अगले लाइन में लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की समीकरण, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x is equal to 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y is equal to 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x is equal to 0। ये पॉइंट्स लोकेट करके दिखा देना बच्चों, है ना, ताकि इनको लिखवाना नहीं पड़ेगा मुझे,
कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो वो भैया उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 दिखाई देगा, वाई पर कोई भी पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिखाई देगा। उल्टा भी कोई तुमसे पूछे भैया -5,0 किस पर है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा वाई 0 है मतलब एक्स पर है, और एक्स में -5 बोला मतलब उधर है। सही है कि नहीं है? तुमसे पूछा जाए 0,3 कहाँ है, ऊपर, वाई पे ऊपर, ठीक है। 2,5 कहाँ है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है, हाँ इस तरीके से आप बता दो। ये हो गई बेसिक कि हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, किसी एक्सिस पर है क्या, इस तरीके। राइट। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि एक पॉइंट है जिसके एक्स और वाई दोनों से डिस्टेंस सेम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से डिस्टेंस सेम है, तो आप समझ जाएंगे कि एक्स और वाई सेम है, एक्स को एक्स के दो या एच एच के दो, 2,2 के दो, 5,5, इस तरीके से। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बोले तो एक्स और वाई, एक्स से डिस्टेंस वाई, वाई से डिस्टेंस। क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्टली, ध्यान रखना, ये तो क्वेश्चन बनते हैं और क्या बनते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट whose distance from the both axis whose sum of distance is 5। क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट whose whose नहीं, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट whose sum of distances from the both axes is 5, whose sum of whose sum of distances from both axes is 5। दोनों से डिस्टेंस का सम 5 है। बोलो x से डिस्टेंस y, y से डिस्टेंस x। ऑप्शन में ये सब दिखेंगे तुम्हें, अभी बात समझ इस तरीके, तो राइट आंसर। लेकिन हमें ये दिमाग में क्लिक तो हो, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मतलब एक्स और वाई। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला। लिखो इसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y is अंडर रूट ऑफ, आप सबको पता है, आप नोट कर सकते हैं। कैसे आता है मुझे उम्मीद करता हूँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट राइट एंगल वाला ट्राइंगल बना के इस तरीके से, मान लीजिए 2 पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, x2 y2 है। आप देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, x2, x1 कितनी बची, x2 माइनस x1, y2 y1 कितनी बची, तो ये x2 माइनस x1 आई, ये y2 माइनस y1 आई। आपको ये निकालनी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस लगाइए, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं। हाँ अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ एक्स वाई, बताओ भाई पीयूष, पीयूष एक्स कॉमा वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ भाई। दिमाग क्यों नहीं लगा रहा है, मैं लप्पा लगा दूंगा अभी, तो तेरा काम कर ले रहे हो। हाँ भाई मैंने तेरे को दोनों पॉइंट दे चुका हूँ, फिर भी तेरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया नहीं जा रहा है क्या? तो पीयूष है, तो मैंने तेरे को कहाँ बोला बोलने के लिए, एक हो गया 0,0, एक 0 एक x, छोटी मोटी बातें तुरंत याद होनी चाहिए ध्यान में से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डिस्टेंस निकालना मतलब मुझे 10 सेकंड जाने लगने चाहिए, डिस्टेंस निकालने में हमें कभी भी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए।
हाँ कैलकुलेटिव है तो 15 सेकंड मान लो या 20 सेकंड मान लो, अदरवाइज तो देखते आंसर आना चाहिए। लिखवा नहीं रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, बताइएगा। मैंने पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, तो बिना पेन चलाए भैया इसमें से इसको करो या इसमें से इसको, स्क्वायर आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 4 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर, 3 और 6 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर, आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 13। समझ में आ रही है बात? डायरेक्ट मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बिटवीन 1 1 एंड 2 -2, ठीक है, 1 3, 1 3 का मतलब हो गया बच्चों 10, यानी रूट 10 अंडर रूट 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 कैसे आया समझ गए? क्योंकि एक माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरीके। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, राइट। एक में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, 1 में से -2 गया तो -2 के -1 फिर 3 का स्क्वायर, मैं आपसे पूछूं, हाँ एक कौन बताएगा? आप प्रद्युमन बताओ जल्दी से, 10 सेकेंड ऑनली। तो बताओ भाई पीयूष, तो बताओ भाई क्या नाम है? मयंक, कर लोगे, कोई सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, रूट 8। पता नहीं किसके साथ, ओरिजिन के साथ कुछ नहीं। हाँ भाई 3 4 की बताओ ओरिजिन के साथ, ओरिजिन से डिस्टेंस 3 4 की, 5 6 की फ्रॉम द ओरिजिन, प्लस करना पड़ेगा नहीं, 36 और 25 41 और 51 और 61 कर लेना। इसमें लिखो नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स। अबे इसमें करवाते थे इतने सारे, अभी और कितने करवाए? नहीं कुछ नहीं करना, पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब ये वही है जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ा, पोलर फॉर्म, ठीक है। कोई भी जो पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई जो अपन लिखते हैं, इसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्तीय निर्देशांक, इसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इसका जो आर कोमा थीटा वर्जन है दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो एक्स कोमा वाई है इसका नाम है कार्तीय निर्देशांक, जबकि आर कोमा थीटा का नाम ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय है ना, पोलर का मतलब ध्रुवीय। कुछ लोग पोलार भी बोलते हैं, पोलर या पोलार एक ही बात। थीटा क्यों में नीचे जाता है, तो जहां पर व्हाट इज आर व्हाट इज थीटा कुछ ऐसा है बच्चे, ये एक्स कोमा वाई, इसको ओरिजिन से मिला दीजिए, जो डिस्टेंस आई दैट इज द आर, दैट एंगल इज ठीक है। तो एक्स हो गया बच्चों आर कोस थीटा, उम्मीद है समझ में आ जाएगा कैसे है, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, वाई हो गया आर साइन। आप मुझे आर बता सकते हैं?
याद करो मोड जेड का फॉर्मूला, मोड जेड कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ना वही तो है यार, मैं तुमसे पूछूं एक्स कोमा वाई की 0,0 से डिस्टेंस बताओ, वही तो लिखा है। इसके बाद याद करो थीटा का फॉर्मूला यानी आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला tan इनवर्स y अपॉन एक्स। सिर्फ इतना सा नहीं था, उसके बाद कुछ सिस्टम था, याद आया कुछ? थीटा माइनस थीटा आई माइनस थीटा, ये पूरा सिस्टम सेम एज इट इज है, नो चेंज, डिट्टो सेम एकदम। सब लिखना है। यानी अगर आपको आर और थीटा मिल जाए, एक्स वाई निकालना तो यहां से निकाल लो, और अगर आपको आर थीटा निकालना है तो यहां से निकाल लो, ठीक है। कार्टेशियन से पोलर निकाल सकते हैं, पोलर से कार्टेशियन निकाल सकते हैं, दोनों आने चाहिए हमें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की शीट कंप्लीट करो भाई, राइट। ए और डी बी करते रहो, ठीक है। टेस्ट आपका वेडनेसडे डिसाइडेड है, वेडनेसडे को आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ 40 से 50 के बीच रखूंगा, ठीक है, और 1.5 से 2 घंटे के बीच का टेस्ट रहेगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। क्यों वेडनेसडे को कौन सा एग्जाम है? मंडे से स्टार्ट है, 3 दिन कंटिन्यू स्कूल जाऊंगा। वैसे भी तो देखो तो क्या फर्क पड़ता है, काम टेस्ट इधर सर ये चीज पूरी सही होते हैं। ठीक है, मैं तेरे को मोबाइल भेज दूंगा, ठीक है ना। पीएनसीके में कम से कम 80% तो आने ही चाहिए, पूरे तो चलो तो कह दे भले ही, तो वो तो मुझे पता है कि पीएनसी यूं लगता है तुम्हें नहीं, तो पीएनसी के जितने क्वेश्चन है ना उनमें से 50% सही कर देना, बहुत अच्छा। तूने सही कर दिया, इसका मतलब एग्जाम में तुझसे कभी गलत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर और ये आया कैसे भाई, समझने की इच्छा हो तो आप देख सकते हो बच्चों, देखो ना इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर आ गया, दिस अपॉन दिस वाई अपॉन एक्स, आर से आर कट गया, साइन अपॉन कोस कितना आ गया, टेन थीटा, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, तो थीटा कितना आ गया। ये क्या है, ये ऐसा है बच्चों कि जब भी आपसे थीटा निकलवाए तो आप सिर्फ इतना सा निकाल के मत छोड़ देना, पहला काम ये करोगे मोड लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस माइनस इस वक्त मत देखना, पहले ये निकाल लेना, उसके बाद प्लस माइनस देखना। अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, सेकंड में है तो ये आंसर आएगा, थर्ड में तो ये, फोर्थ में तो ये ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन लिखो, उससे पहले एक नोट लिख लो प्रोग्राम, उससे पहले एक नोट लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन इसी के अंदर डिस्टेंस बिटवीन r1 थीटा 1 एंड r2 थीटा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालें, डिस्टेंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये तुम्हारा सिंपल फिजिक्स वाला कंसेप्ट है कुछ हद तक, नहीं फिजिक्स वाला कंसेप्ट है ये, अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, याद आया कुछ कुछ वही है। कहाँ प्लस होता है, वही है ना, वो तो अपने ये हो गया ना थीटा, थीटा और माइनस नहीं, थीटा और माइनस थीटा 2 आएगा भाई, ताकि दोनों का डिफरेंस तो आएगा। जब माइनस करेंगे तो बीच में माइनस नहीं आएगा, ये माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो, मतलब बच्चों अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, देखो अगर आपने अपन ने जैसे वो पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया,
अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाई वाई होता था, उसका एक पॉइंट फॉर्म होता था, वो एक्स कॉमा वाई तो होता था। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर ही पॉइंट है और पॉइंट ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरीके से आप वेक्टर पढ़ते हो, अब यहाँ 3D पढ़ोगे तो वेक्टर और 3D दोनों एक जैसे हैं। वेक्टर ही 3D है, 3D ही वेक्टर, आपस में कनेक्शन है। और ये सारे के सारे फॉर्मूले एज इट इज वहां पर भी काम आएंगे 3 डायमेंशन के अंदर। 2D के जो फॉर्मूले हैं ये 3D में भी काम आएंगे एज इट इज। हाँ वो उसका तो मॉडल में जाना रहता है। मतलब मैं तो देखो यही बार बार इसी चीज पे गौर देता हूँ कि आप कंसेप्ट सीख जाओ, चीजों को समझना सीख जाओ, चीजें अपने आप आपके पाले में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम क्या नाम है सिर्फ फॉर्मूले पे अपनी वो करेंगे ना, अपने आप को बनाएंगे तो फिर नहीं बन पाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा, फिर तो आपको कभी ना कभी क्वेश्चन कच्चा दे जाएगा ध्यान में से। चलिए क्वेश्चन लिखिए। कन्वर्ट 3,3√3 इन पोलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म बताइए। जाएगा 60। पूरा आंसर बताओ, इतना टाइम थोड़ा लगता है भाई। आर थीटा, आर का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 9 और 27 है ना, सही है ना बच्चों? 36, 36 का लक्ष्य थीटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स कितना आ गया, tan इनवर्स √3। 10 में अंडर रूट 3 बच्चों 60 पे आता है। अगर सिर्फ इतना तो आंसर नहीं है, उसके बाद क्वाड्रेंट एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा होता है, थीटा यानी सेम। तो योर आंसर इज आर कोमा थीटा 6 कोमा 5। ये आपका आंसर। कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार आपको 2,2π/3 बोले तो पोलर फॉर्म दे दी, इसको कार्टेशियन में बदलना है, यानी तुम्हें आर और थीटा मिल चुका है, यू हैव टू फाइंड द एक्स और वाई। करने के लिए बोला है, पटकने के लिए नहीं बोला है भाई। आर और थीटा मिल गया और एक्स वाई निकालना है ना, तो एक देख एक्स का फॉर्मूला क्या है, अभी लिखवाया था एक्स और वाई। इस बार आपको आर और थीटा मिल गया ना, तो एक्स निकालना है, बोले एक्स का फॉर्मूला आर cos थीटा, वाई का फॉर्मूला आर का वैल्यू थीटा का वैल्यू। अब क्या आपको cos 120 की वैल्यू आती है? हाँ cos 60 प्लस cos 60। वाह, पूरी ऐसे मैथमेटिक्स की बैंड बजाओ खड़े खड़े। cos 60 प्लस 60 प्लस 60 लगाओ मौका है 120 बोले तो 90 प्लस 30 साइन 30 माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट है। तो वो वाला लगा ले, तू लगा ले, ऐसे कौन सिखाता है तुम्हें, मैंने सिखाया है क्या? मैंने सिखाया ऐसे लगाना तुम्हें? या 90 प्लस तो 90 प्लस ही करना है या 180 माइनस ही करना है? तो गलत तरीके से जाओगे तो फिर गलत ही बोलेंगे ना उसको, वो सही तरीका थोड़ी है कोई। आएगा तो सही आंसर। फिर वही बात, तरीका गलत है मतलब गलत है, उस बात को एक्सेप्ट करना सीखो। आधे घंटे में करेगा एक क्वेश्चन को, ये सिखाया मैंने तुम्हें। फिर cos 120 माइनस हाफ, माइनस का हाफ इंटू 2 माइनस cos 120
नहीं, दोनों में कोस कैसे लिख दिया? साइन 120 बोले सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव नहीं होगा सो योर आंसर इज -1 कॉमा क्योंकि x की ना cos पाई 2 तो cos 2 पाई/3 बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। बना ये तो भाई मतलब तुरंत आनी चाहिए, ये चीजें भी अब मुझे बतानी पड़ेंगी क्या? 120 पाई-/पाई/3, पाई मतलब नो चेंज, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव जबकि साइन पॉजिटिव, तो ये हो गया cos 60, ये हो गया sin 60, sin 60 √3/2, cos 60 हाफ, प्लस माइनस आप लगा दोगे। Find the distance between 2, pi/4 and 3 √2, pi/2। अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो बच्चों पहले इसमें कन्वर्ट कर लो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको लगे कि मुझे पोलर वाला याद नहीं आ रहा है तो यार भाई ये कन्वर्ट आना था अपन को, मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि हम फॉर्मूले के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आ जाए। ठीक है, हमने दोनों ऑप्शन सीख लिए। भाई पोलर का फॉर्मूला नहीं आ रहा यार, कोई बात नहीं, वो तो याद है। अब तुम कहोगे सर मुझे तो वो भी याद नहीं है, तो फिर तो बच्चों है ना, पंखा चला के सो जाओ, फिर तो पंखा चला के सो जाओ। अच्छा तू तो फॉर्मूले में नहीं लगाएगा नहीं, तो साले पीछे देख ले तभी तो याद होंगे, नालायक आदमी। हाँ जी, तू पढ़ना शुरू कर दे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही, तू क्या सोच के आ रहे हैं यहाँ पर? लगता तो नहीं है बिल्कुल भी यार, तू हमारा नाम खराब करवाएगा सीरियसली, और कुछ नहीं। चेक कर लेते हैं। √r1² 9 प्लस -2 r1 r2, cos के अंदर डिफरेंस आता है 45, 45 का मतलब रूट 18 और 4 22, 22 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी किया 12, सही आंसर मेरा √, मनीष भैया को गलत है। फॉर्मूला देख, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, r1 r2 ये वाला ही, हाँ ये वाला। अब इसका करना सिखाऊं क्या, बता? 2 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर -2 r1 r2 cos θ1 - θ2, 2 का है सही कर, कोई फॉर्मूला फर्जी आदमी। r1² प्लस r2² माइनस 2, 2 लगा यहाँ पर आगे, हाँ। ठीक है भाई, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये कोई पूछ ले क्वेश्चन है क्या? इन पे पास करेंगे तुम्हें यूं? ये तो 10 वाले को दे दे। तो 10th का ही और क्या है, तो ठीक है बेसिक ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो इनको पढ़ाता कौन? आयोटा, आयोटा क्यों आएगा इसमें? अभी कहाँ से कॉम्प्लेक्स मिक्स कर दूं? तो अभी कैसे मिक्स कर दूं? करवा तो दिया, पोलर में कन्वर्ट करना। अरे मनीष भैया मान जा। ओए शांति में बैठ जा तो।
जरूरत नहीं है अभी उन चीजों की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग, सेक्शन फॉर्मूला। तीन फॉर्मूले बहुत है। अभी तो शुरुआत हुई है, हजारों फॉर्मूले। सर अभी पूरी बात की। अभी तो शुरू शुरू नहीं हुआ टूटी। सेक्शन फॉर्मूला, पता ही है सबको सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है ना, किस काम आता है। ये कुछ ऐसा है बच्चों कि मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं ए और बी, दैट इज x1 y1 x2 y2। हाँ ये भी पता है सर। मान लीजिए इस पॉइंट, इसको कोई पॉइंट है सी जो मान लो m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब आपको इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो दिया गया है, दैट इज m1:m। आपसे पॉइंट नंबर सी पूछे तो सी कैसे निकालते हैं पता है सबको, m1:x2, हमेशा उल्टा कर दे करो, ऐसे ऐसे, ठीक है। x को x से, y को y से, पहले x कर रहा हूँ और m2x1 अपॉन अपॉन प्लस m2 m1+, सेम फॉर द y एज इट इज फॉर द y। इसमें एक छोटी सी बात, माइनस भी लगाइए दोनों जगह, बात करेंगे कैसे, नोट करो यहाँ तक। उससे पहले एक लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो आप लोग, ये डायग्राम समझा रहा है वैसे तो जरूरत नहीं लिख पाने की, डायग्राम पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एक्सटीरियर नहीं है, एक्सटर्नल है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। देखो बच्चों, ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है समझना है इसको। ये जो डिविजनल पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, अगर ये लाइन के बीच में कहीं है तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, अगर वो लाइन के बाहर है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्या मतलब है सर इसका, देखना बच्चों, जैसे मान लो ये एक लाइन है, इसके मैंने 4 बराबर टुकड़े किए, 1 2 3 4, या 5 कर देता हूँ थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मैंने इसके 1 2 3 4 5 बराबर टुकड़े, राइट, समझिएगा। नाउ अगर मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट सी फॉर ए एफ, मैं आपसे पूछूं कि ए एफ लाइन के रिस्पेक्ट में सी का क्या हिसाब किताब, तो आप देखिए सी, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सी की ए से डिस्टेंस, सी की ए से डिस्टेंस कितने पार्ट है, 2 पार्ट, जब सी एफ से कितने हैं 3 पार्ट, तो आप क्या कहेंगे इसको कि जो सी है वो ए एफ को 2:3, और बोलो जो सी है वो ए एफ के बीच में कहीं है, इसका मतलब इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। समझ में आ गई बात, दोबारा पूछ रहा हूं, ई 4 एसी, मैंने आपसे पूछा एसी के रेस्पेक्ट में व्हाट अबाउट ई, तो वापस वही चीज, ए की ई से डिस्टेंस, ए की ई से कितने पार्ट 4, ई का सी से 2, तो बच्चा आप बोलेंगे 4:2। अब बोलो जो एसी है उसके रेस्पेक्ट में ई कहाँ है, आउटसाइड द लाइन, दैट इज एक्सटर्नल। इसको आप 2:1 बोल सकते हैं,
आई के बाद समझ में कि इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या, कि भैया ये जो पॉइंट है इनके बीच में हो तो इंटरनल डिवीजन, इनके बाहर हो तो एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है ना, एग्जाम्पल लिख लो, इसको याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल भाई जो ई है वो इस लाइन से बाहर है कि नहीं है, ऐसी लाइन से सर टोटल अपन अगेन कैसे किया है? इक्वल पार्ट्स है ना, इसकी इससे डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस, बोल ई और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये और सब तो ई और सी के बीच दो, ई और ए के बीच चार। वही तो लिखा है। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है, ये मतलब मेरी 4:2 4:2 को आप 2:1 भी लिख सकते हैं, 2:1 काट के। सीधा सा मतलब इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस, पहले की पहले बाद की बाद की, उल्टा नहीं कर सकते। और मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, सिर्फ बताएंगे आप, ठीक है ना, ताकि समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो बता मयंक, एफ लिखना नहीं है ना, एफ बता मुझे तू ए बी के लिए, एफ की पोजीशन बता ए बी के लिए मयंक, तू तैयार है ना? और मैं हाँ डी बताएगा एसी का रिस्पॉन्स, तो बताएगा डी है ना, पहले तू बता मयंक एफ ए बी 5:4, सही बोला क्या भाई इसने पीयूष? और देखे एफ ए का मतलब हो गया 5, एफ बी मतलब 4, 5:4, क्योंकि बाहर है बोले तो एक्स्ट्रा लिमिट। हाँ तू बता नहीं दिनेश बोल 3:1, डी का ए हो गया 3, डी का सी हो गया 3:1, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्स्ट्रा एक्सटर्नल। प्रद्युमन तुम बताओ मुझे सी के बारे में, अबाउट ए, सी का ए के बारे में आपका क्या ख्याल है? गलत, पहले हमेशा पहले देखने हैं। जो तुमने बोला है ना उसको उल्टा करके बोलो, हमेशा सी की ए पहले बोलेंगे। सी का ए कितना हो गया 2, सी का ई कितना हो गया 2, 2:2 बोले तो 1:1, और इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल बोले तो मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना? पता चल तो नहीं है, किससे पूछूं? ठीक, तो इसी में दोबारा लिखेंगे आप, हैंड्स मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लिख लो। तो मिड पॉइंट समझ गए बच्चों, बीचों बीच वाला रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, तो सोचो, और बीच में होगा मतलब इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? इंटरनल होगा, तो M1 भी 1 हो गया, M2 भी 1 हो गया, और बीच में प्लस, तो x1 प्लस x2 अपॉन M1 प्लस M2 बोले तो 1 + 1 2। तो भैया जब भी मिड पॉइंट निकालना हो तो जस्ट प्लस करके बाई 2, और कुछ नहीं। हो फर्जी आदमी हो, इधर ध्यान दे लो, सब आगे ना, नोट लिखो, midpoint of x1 y1 and x2 y2, midpoint of x1 y1 and x2 y2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस, जस्ट प्लस करके बाई 2 करना है और कुछ नहीं। जब भी आपसे किन्हीं दो पॉइंट का मिड पॉइंट पूछे, क्या करना है बच्चों, जस्ट प्लस करके बाई 2। क्लियर है सबको? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत, मतलब कहते हैं ना हर जगह काम आने वाली चीज है, भी हर जगह काम आएंगे। क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा थोड़ी कि मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट बीच में काम आएगा। एक्स्ट्रा पड़ गया दोनों से इक्वल डिस्टेंस। कैसे हो सकता है ऐसा? नेक्स्ट ट्राई सेक्शन पॉइंट तू बना ले, फिर मुझे बता देना, ठीक है? मैंने बना लिया बस तो ये का बताओ, ट्राई सेक्शन मतलब 3 टुकड़े करने सब, ये इसका पॉइंट में राइट लिख लो, 1:2 एंड 2, समझ जाओगे आप लोग इतने में।
ट्राइसेक्शन 1 रेशियो इज टू बी फाइंड आउट, यदि किसी सवाल में अनुपात ज्ञात करना हो तो इफ इन एनी क्वेश्चन रेशियो इज अननोन, लिख लो है ना, रेशियो इज अननोन या रेशियो इज टू बी फाइंड आउट, देन वी ऑलवेज एज्यूम k:1। याद आया कुछ 10 में पढ़ाया जाता है कि जब भी रेशियो निकालना हो हमेशा k:1 मानते हैं, λ:1 मानते हैं। एक ही बात, कुछ लोग लैम्डा पढ़ाते हैं, कुछ लोग k पढ़ाते हाँ, हैं, ये वो सब पढ़ा करो। है। वो वाला जैसे डिस्कस कर दो। क्या लिखा? इफ रेशियो इज टू बी फाइंड आउट देन ऑलवेज वी एज्यूम k:1। अब आगे मैं नहीं लिखा रहा हूँ कि भाई इसके बाद कंडीशंस अप्लाई करोगे उससे क्या आ जाएगा, व्हाटएवर व्हाटएवर। बस जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए आप अपनी मर्जी से m1 m2 मत मान लेना। क्यों बच्चों? m1 m2 मान लें तो अननोन हो जाएंगे 2, और 2 अननोन के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? 2, जबकि क्वेश्चन में मिलेगी 1। तो आपने पॉजिटिव है, k का वैल्यू आया -2, k का वैल्यू आया, आप उसको क्या बोलेंगे? 2:1 है। k का वैल्यू आया माइनस का 5/7, 5:7 एक्सटर्नल। क्लियर है सबको? k का वैल्यू 1, मिड पॉइंट आएगा नहीं, ये तो हम मानेंगे ना, फिर क्या निकालेंगे? मैंने ये तो लिखा है व्हेन रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जस्ट फॉर्मूला लगाना सिखाने के लिए एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इंटरनल डिवीजन का आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी से। यानी 3,9 2,-3 इनको मिलाने वाली हमेशा यू करना है। 4 15 4 15 19 19/7